हेलो लर्नर्स, कैसे हो सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी रिगार्डिंग कॉर्पोरेट विल एंड लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट विल। तो मैंने आपको बताया था कि जो लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट विल है उसके टू सर्कमस्टांसेस होते हैं। एक होता है हमारा कॉमन लॉ एक्सेप्शंस एंड एक होता है स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस। आज के इस वीडियो में हम लोग कॉमन लॉ एक्सेप्शंस, जिसको जुडिशियल इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं, वो करेंगे। फ्रेंड्स, कॉमन लॉ एक्सेप्शंस के टोटल 10 पॉइंट्स हैं। आज हम करेंगे 5 पॉइंट्स, अपकमिंग वीडियो में रिमेनिंग 5 पॉइंट्स करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉस है, इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप करें, एंड तक देखना एंड टॉपिक को अच्छे से समझना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सो फ्रेंड्स, हमारा पहला पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ कंपनी। कंपनी के कैरेक्टर को डिटरमाइन करना कि कहीं ये जो कंपनी है ये हमारी एनिमी तो नहीं। अरे मैम, क्या बात कर रहे हो? कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो कैसे किसी की दोस्त या दुश्मन हो सकती है? तो सुनो, अब कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन उसको चलाने वाले जो लोग हैं वो तो वही जीते जाते इंसान ही है ना। तो अब एग्जाम्पल से इस पॉइंट को समझना। सपोज करो इंडिया है, इसका युद्ध छिड़ गया, वही वॉर होगी किसके साथ? चाइना के साथ। तो इसका मतलब यहाँ पर अब चाइना हमारी क्या हुई? हमारी एनिमी हुई, है ना? इतना समझे? तो अब एक ये XYZ कंपनी है, ये जो कंपनी है ना, इसमें जो रेजिडेंट्स हैं वो है चाइना के। तो इसका मतलब ऐसी कंपनी जिसके रेजिडेंट्स हमारे दुश्मन देश के हैं, फिर वो कंपनी भी हमारी क्या हुई? एनिमी हुई। सेकंड पॉइंट, ये एक ABC कंपनी है, इस कंपनी के जो रेजिडेंट्स हैं वो इंडिया के ही हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये है कि भले ही वो रेजिडेंट्स इंडिया के हैं, लेकिन वो काम किसके इशारों पे कर रहे हैं? चाइना के। तो कोई ऐसे कंपनी जिसके रेजिडेंट्स भले ही हमारी अपनी कंट्री के हैं, लेकिन वो काम हमारे दुश्मन देश के इशारों पे कर रहे हैं, तो वो कंपनी भी हमारी एनिमी कंपनी हुई। तो इतना सबको समझ में आ गया कि अगर एक कंपनी, उसके जो रेजिडेंट्स हैं हमारे दुश्मन देश के हैं, तो वो कंपनी हमारी एनिमी कंपनी हुई। अगर एक कंपनी है, भले ही उसमें रेजिडेंट्स हमारे देश के हैं, लेकिन वो काम दुश्मन देश के इशारों पे करते हैं, मतलब सारा कंट्रोल दुश्मन देश के हाथों में है उस कंपनी का, तो उस केस में भी वो कंपनी क्या होगी? हमारी एनिमी कंपनी होगी। फ्रेंड्स, अब करते हैं हमारा फर्स्ट केस लो, दैट इज डाइमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर रबर कंपनी लिमिटेड। फ्रेंड्स, ये केस लो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं ना आपको एक स्टोरी की तरह सुनाऊंगी। आप एक स्टोरी को ना ऐसे अपनी आंखों के सामने पिक्चर लाना कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा। उससे क्या है, एक तो आपको केस लो इंटरेस्टिंग लगेगा, दूसरा आपको एग्जाम में भूलेगा भी नहीं। तो चलिए हमारी स्टोरी शुरू करें। तो सुनो स्टोरी। अब इस केस लो में ऐसा हुआ कि जर्मन के सिटीजन्स थे। जर्मन के जो सिटीजन्स थे ना, इन्होंने ना जर्मन की एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी। अब जर्मन के सिटीजन्स थे तो जर्मन की कंपनी बनाएंगे, ठीक है, इन्होंने जर्मन की कंपनी इनकॉर्पोरेट करी। लेकिन करी क्यों पता है? इन्होंने ना टायर एंड रबर को मैन्युफैक्चर करने के लिए वो कंपनी बनाई। फिर एक दिन यही जर्मन के सिटीजन्स ने सोचा कि क्यों ना हम एक कंपनी इंग्लैंड में भी बनाए। तो इन्होंने ना एक कंपनी इंग्लैंड में भी इनकॉर्पोरेट करी। पता है आपको इन्होंने उस कंपनी का क्या नाम रखा? इन्होंने उस कंपनी का नाम रखा डाइमलर कंपनी लिमिटेड। जो कंपनी इन्होंने इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेट करी थी, उसका नेम इन्होंने डाइमलर कंपनी लिमिटेड रख दिया। अब ये जो कंपनी थी, इसमें शेयर होल्डर्स भी होंगे। तो शेयर होल्डर्स कौन थे? मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर फ्रेंड्स, ज्यादातर इसमें शेयर होल्डर्स ना जर्मन के ही रेजिडेंट्स थे। सिर्फ एक ही रेजिडेंट था जो कि इंग्लैंड का था। ये पॉइंट आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, ऐसा समझ लेना, क्योंकि ये लोग जर्मन के सिटीजन्स थे जिन्होंने कंपनी बनाई थी, इसीलिए ना जर्मन के रेजिडेंट्स जो शेयर होल्डर्स थे वो मेजॉरिटी में थे, ठीक है। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, अरे ये कंपनी तो हमने इंग्लैंड में बनाई है, तो चलो चलो एक रेजिडेंट इंग्लैंड का भी रख लेते हैं, ठीक है। तो हमारी स्टोरी फिर से कंटिन्यू करें। शेयर होल्डर्स भी आ गए। अब रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? तो इनको रॉ मटेरियल जो था वो जर्मन की कंपनी ही सप्लाई करते थे।
ये भी आप ऐसे याद रख सकते हो क्योंकि जर्मन के सीरियल्स ने कंपनी बनाई थी, तो जर्मन की कंपनी क्या है, इनको रॉ मटेरियल सप्लाई करती थी। इतना क्लियर हो गया। अब ना ये जो डाइमलर कंपनी लिमिटेड थी, एक कॉन्टिनेंटल टायर रबर कंपनी लिमिटेड थी जो कि इंग्लैंड की कंपनी थी, इंग्लैंड की ही कंपनी थी। ये डाइमलर वालों ने ना कॉन्टिनेंटल वालों के साथ भी ट्रांजैक्शंस करी। तो अब क्या हुआ, अब आया वर्ल्ड वॉर 1। किसके बीच में युद्ध छिड़ गया, जर्मन और इंग्लैंड के बीच में युद्ध छिड़ गया। मैंने अभी क्या बताया था, ये कॉन्टिनेंटल वाली जो कंपनी थी ये इंग्लैंड की ही थी। तो ये जो डाइमलर कंपनी थी, युद्ध के दौरान ही मतलब इसने ना कॉन्टिनेंटल रबर कंपनी से बोला कि मेरे को मेरे पैसे दो, ये अपना डेब्ट रिकवर करने की बात उससे करती है। तो यहाँ पर ना क्या हुआ, ये जो कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी थी ना, जो इंग्लैंड की कंपनी थी, इसने ना डाइमलर की कंपनी को पैसा देने से मना कर दिया। ये बोले कि हम आपको पैसा नहीं देंगे क्योंकि आप हमारे दुश्मन देश की कंपनी हो। अब आप सोच रहे होंगे कि डाइमलर कंपनी भी तो इंग्लैंड में ही बनी है, ये भी इंग्लैंड की कंपनी है, फिर ये डाइमलर कंपनी दुश्मन कैसे हुई, ये कॉन्टिनेंटल वाले डाइमलर को दुश्मन क्यों बोल रहे हैं यार। तो मैंने आपको शुरू में क्या समझाया था कि अगर कोई कंपनी, उसके रेजिडेंट्स हमारे दुश्मन देश के हैं तो वो कंपनी भी हमारी क्या होगी, एनिमी ही होगी। तो यहाँ पर डाइमलर कंपनी में मेजॉरिटी ऑफ रेजिडेंट्स किसके थे, जर्मन के थे। तो मतलब वो कंपनी जिसके, और इंग्लैंड और जर्मन का तो युद्ध हुआ है, इंग्लैंड और जर्मन तो दुश्मन है, तो ये तो वो कंपनी है जिसमें ज़्यादा शेयर होल्डर्स जर्मन के हैं, रेजिडेंट्स जर्मन के हैं। तो ऐसी कंपनी जो दुश्मन, जिसमें रेजिडेंट्स दुश्मन देश के हैं, वो तो हमारी भाई दुश्मन ही हुई। तो इसीलिए कॉन्टिनेंटल वाली बोली क्योंकि तुम्हारे मेजॉरिटी ऑफ रेजिडेंट्स तो हमारे दुश्मन देश के ही है ना, तो इसीलिए तुम भी हमारी दुश्मन कंपनी हुई। और कॉन्टिनेंटल वाली कंपनी पता क्या बोली, कहते युद्ध के दौरान पे हम अगर आपको पैसा देते हैं तो वो ऑफेंस माना जाएगा। क्यों, क्योंकि युद्ध के टाइम पे अगर आप अपने दुश्मन देश को पैसा देते हो ना, तो वही पैसा यार वो आप लोगों के अगेंस्ट में तो वॉर में यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए ये कॉन्टिनेंटल वाली कंपनी बोली कि हम आपको पैसा नहीं देंगे। तो अब डाइमलर वाली कहते यार ये तो मानती नहीं है। तो डाइमलर कंपनी ने क्या करा, गई फिर ये हाउस ऑफ लॉर्ड के पास, ये कोर्ट में चली गई और बोले कि ये कॉन्टिनेंटल वाली मेरा पैसा नहीं दे रही, मेरे को मेरा पैसा दिलवाओ मुझे। तो यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि ये कॉन्टिनेंटल वाली कंपनी सही तो बोल रही है, वो दुश्मन देश की कंपनी को क्यों पैसा दे। तो डाइमलर बोली कि सर सुनिए, माना कि जो मेंबर्स हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, वो दुश्मन देश के हैं, लेकिन कंपनी तो कहते हैं इंग्लैंड की ही है ना, और कहते हैं कंपनी और मेंबर्स तो अलग हैं, ऐसा सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट के हिसाब से। तो कोर्ट कहते हैं अच्छा ले, मैं ये सेपरेट लीगल एंटिटी नाम का पर्दा ही उठाती हूँ। उसने कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पर फिर कोर्ट ने कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करते हुए बोला कि लो, अब आप और कंपनी एक ही बात है, और जर्मन और इंग्लैंड के बीच में युद्ध है, तो आप जर्मन की ही कंपनी मानी जाओगी क्योंकि आप दुश्मन देश की ही कंपनी मानी जाओगी, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ जो रेजिडेंट्स हैं वो दुश्मन देश के हैं। इसलिए जज कहते हैं कि सुनो डाइमलर जी, आप कॉन्टिनेंटल से पैसा रिकवर करने की बात नहीं कर सकते, आप अपने डेब्ट उनसे रिकवर नहीं करवा सकते। तो समझ में आया ये केस लो फ्रेंड्स। पॉइंट है हमारा वेयर कंपनी स्कैम। अच्छा, आपने वो कहावत सुनी है कभी, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। बस ऐसे ही कुछ कंपनीज होती हैं, एक्चुअल में कुछ और शो ऑफ कुछ और ही हो रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी जाती है इलीगल काम के लिए या इम्प्रॉपर पर्पस को पूरा करने के लिए, तो कोर्ट क्या करती है, कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पर्सन है, इसने ना इस कंपनी से क्या करा, पैसा बोरो करा, पैसा लिया था। मतलब ये क्या है, लेंडिंग कंपनी है जिसने इस पर्सन को पैसा दिया था। अब इसने क्या करा, 3 कंपनीज बना डाली ए बी सी और पैसा उनमें इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन बाद में ये पता चला कि ये कंपनीज में सिर्फ ये महाराज जी खुद और उनका एक बेटा ही मेंबर है।
असल में इन कंपनीज में कोई बिजनेस एक्टिविटीज नहीं हो रही, कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए बनाई गई थी ये कंपनीज, ताकि लैंडिंग कंपनी को लगे कि पैसा इनमें इसने इन्वेस्ट करके रखा है। सिर्फ दिखावा था ये, और कुछ नहीं। तो जब कोर्ट तक ये बात पहुंची तो कोर्ट में इसने पता क्या दी, बड़ी सफाई देने चला था, बोल रहा वो पैसा तो इसका कंपनी वालों के पास है, मेरे पास थोड़ी ना है, मैं और कंपनी तो कहता अलग बात है, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट तो यही बोलता है। तो कोर्ट कहती है अच्छा बच्चू बहुत तेज बनता है। तो कोर्ट कहते हैं बिकॉज आपने यहाँ पर ये जो कंपनीज बनाई है ये इलीगल पर्पस को पूरा करने के लिए बनाई है, फ्रॉड करने के लिए बनाई है, तो इसीलिए यहाँ पे कोर्ट कहती लो जी, बहुत सेपरेट लीगल एंटिटी बोल रहे थे ना, हम उस सेपरेट लीगल एंटिटी नाम के पर्दे को ही हटाते हैं। तो यहाँ पर फिर कोर्ट ने क्या करा, कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर दिया। सब हमारा थर्ड पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। तो इसमें ना आप, अच्छा ये मुझे पहले बताओ, आपने कभी ऐसा सुना है कि एक शॉपकीपर बोले कि ये जो पर्सन है ना पहले हमारे यहाँ ही काम करता था, लेकिन अब ना इसने खुद का काम स्टार्ट करा और हमारे कस्टमर्स को अब छीन के लेके जा रहा है। कभी ये बात सुने हो? कुछ ऐसा ही हुआ था हमारे नेक्स्ट केस लॉ में, दैट इज गिलफर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्न। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस लॉ है, इसको भी ध्यान से सुनना। अब जैसे ना अभी मैंने बताया कि कई बार ऐसा होता है ना कि एक पर्सन हमारी शॉप पर काम करके जाता है और बाद में वो खुद का काम स्टार्ट करता है, अच्छी बात है, खुद का काम स्टार्ट करो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप जहाँ पहले काम करते थे वहाँ के कस्टमर्स को छीन के ले जाओ, ये कहो कि नहीं नहीं यहाँ छोड़ो, अब हमारे पास आओ, हमारे से काम करवाओ, ये तो गलत है। तो इसी बात का डर था गिलफर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड को। तो इसीलिए ना ये जो कंपनी थी इसने ना पहले से ही अपने एम्प्लॉयज से ना अग्रीमेंट करवा लिया था कि जब भाई आप लोगों की एम्प्लॉयमेंट खत्म होना, टर्मिनेट हो, मतलब हमारे यहाँ पे जब आपकी सर्विसेज खत्म हो तो आप बाद में हमारे कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करोगे, मतलब छीनोगे नहीं। तो ये एग्रीमेंट करवा लेता था अपने एम्प्लॉयज से। बस इसी तरह से जो हॉर्न था उसने भी गिलफर्ड कंपनी के साथ अग्रीमेंट कर लिया कि हाँ जी बिल्कुल, मैं अपनी एम्प्लॉयमेंट की टर्मिनेशन के बाद आपके कंपनी के कस्टमर्स को सॉलिसिट मतलब छीनूंगा नहीं, खुद एक्वायर करने की कोशिश नहीं करूंगा। अब ठीक है जी, एम्प्लॉयमेंट खत्म हुई इसकी यहाँ इस कंपनी में हॉर्न की, लेकिन कहता ले अब यार पैसा आता किसको बुरा लगता है, ये कहता काम तो मुझे करना है। अब यहाँ पर अच्छी भली मेरी बनी हुई एक इमेज इस कंपनी में, तो कस्टमर्स को यहाँ से छीनना बहुत आसान है। तो लेकिन ये सोच रहा हूँ यार अगर मैं खुद कस्टमर्स को छीनूंगा तो मेरे को पनिशमेंट भी लूंगी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, क्योंकि इसने पहले से अग्रीमेंट करके रखा हुआ था। तो ये अब हॉर्न सोच रहा है यार क्या किया जाए कि पनिशमेंट से भी बच जाऊं और मैं कस्टमर्स भी छीन लूं। फिर इसने दिमाग चलाया और इसने पता क्या करा, एक हॉर्न कंपनी लिमिटेड कंपनी बना ली, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी और इसने क्या करा, उस कंपनी की तरफ से इसी गिलफोर्ड वाली कंपनी के कस्टमर्स को सर्कुलर्स बांटने शुरू कर दिए। सर्कुलर्स बांट रहे हैं ये कि आइए आइए अब आप इस कंपनी में आइए। तो गिलफोर्ड कंपनी को तो आ गया गुस्सा, कहती है हॉर्न तूने तो कॉन्ट्रैक्ट करा था हमारे साथ कि तू बाद में हमारे कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करेगा, नहीं छीन के लेके जाएगा, ये अब क्या कर रहा है, तो हमारे कस्टमर्स को सर्कुलर्स बांटता फिर रहा है कि इस कंपनी में आओ। तो को कहता अब पनिशमेंट मिलेगी। तो हॉर्न कहता मैंने क्या करा है, कंपनी ने करा है जो करा है। तो जब ये बात हाउस ऑफ लॉर्ड के पास गई, जब कोर्ट में गई, तो हॉर्न बोला देखिए जज साहब मैंने थोड़ी ना कुछ करा है, कॉन्ट्रैक्ट तो कहता मैंने करा था, लेकिन ये कस्टमर्स को सॉलिसिट तो कंपनी ने करा, कंपनी और मैं तो अलग अलग बात है। तो जज कहता सुनो हॉर्न भाई साहब, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को इवेड करने के लिए, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तुम्हारे और गिलफर्ड कंपनी के बीच में, उसको तुमने तोड़ने के लिए जानबूझकर तुमने क्या है ये कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, क्योंकि तुम्हारा पर्पस कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को इवेड करने का था। तो इसीलिए कोर्ट कहती लो ये जो तुम बहुत अकड़ रहे हो ना सेपरेट लीगल एंटिटी नाम के बेसिस पे, लो मैं इस पर्दे को ही उठाती हूँ। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या करा,
कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करते हुए ये बोला कि गिलफोर्ड कंपनी अब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए हॉर्न को जो पनिशमेंट देना चाहती है वो उस पर इम्पोज कर सकती है, वो पनिशमेंट हॉर्न को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट ने कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर दिया बिकॉज उसने उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को इवेड करने के लिए बनाया था। तो आई होप आपको ये केस लो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज वेयर द कंपनी एक्ट एज एन एजेंट ऑफ शेयर होल्डर। जी हाँ, जब एक कंपनी किसी शेयर होल्डर के नॉमिनी और एजेंट की तरह एक्ट करती है तो वहां पर भी कोर्ट क्या है, कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करती है। केस लॉ के थ्रू समझते हैं। केस लॉ है RFFG फिल्म्स लिमिटेड 1953। यहाँ कुछ ऐसा हुआ था कि एक अमेरिका की कंपनी थी RG फिल्म्स लिमिटेड। क्या थी? RG फिल्म्स लिमिटेड एक अमेरिका की कंपनी थी जिसका काम था फिल्म्स बनाने का, प्रोडक्शन ऑफ फिल्म। तो इन्होंने एक फिल्म बनाई मॉनसून, जिसको ये इंडिया में रिलीज करना चाहते थे। लेकिन इसी अमेरिका की कंपनी ने एक ब्रिटिश कंपनी भी बनाई इंग्लैंड में। वो जो कंपनी थी, इन्होंने 100 शेयर्स, कितनी कैपिटल के साथ बनाई थी? 100 शेयर्स के साथ, जिसमें से 100 में से आउट ऑफ 90 शेयर्स जो थे वो अमेरिकन के थे। जो कौन था? डायरेक्टर था यूनाइटेड स्टेट्स फिल्म कंपनी का, और 10 जो शेयर्स थे वो ब्रिटिश के ही थे। एक्चुअल में ये कंपनी इसलिए बनाई गई थी ये शो करने के लिए कि इस फिल्म को जो फाइनेंस है, जो पैसा है, वो इस कंपनी ने लगाया है। ये शो करा इन्होंने। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब ये बात कोर्ट तक गई तो कोर्ट ने ये बोला कि ये जो कंपनी है ये शेयर होल्डर के ऐसा नॉमिनी, ऐसा एजेंट काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश कंपनी के खुद के तो बस 10 ही शेयर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ शेयर तो कहते हैं अमेरिका के हैं। तो इसीलिए यहाँ पर फिर जो कोर्ट था उसने जो बोर्ड ऑफ ट्रेड था उसको मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि इस फिल्म को, जो ये मॉनसून फिल्म है, इसको ऐसा ब्रिटिश फिल्म रजिस्टर नहीं किया जाएगा। क्लियर हुआ? क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स जो थे वो अमेरिका के थे, ब्रिटिश कंपनी के नहीं थे। कोर्ट का मानना ये था कि ये जो कंपनी है ये शेयर होल्डर के एजेंट की तरह, नॉमिनी की तरह एक्ट कर रही है। दैट्स वाई यहाँ पर कोर्ट ने कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करने के प्रिंसिपल को अप्लाई करा। क्लियर फ्रेंड्स, अब हमारा 5th पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। तो ये आज का हमारा लास्ट केस लॉ होगा। अपकमिंग वीडियो में हम रिमेनिंग केस लॉ करेंगे, लेकिन ये केस लॉ करने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए अब हमारा आज का लास्ट केस लॉ करते हैं, दैट इज RA सर दिनाशा मैकेंजी पेटिट। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस लॉ है ये। यहाँ पर ना ये एक दिनाशा जी है, ये जो दिनाशा जी है ना बहुत ही वेल्दी मैन है भाई। इन्होंने बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स करके रखी हैं शेयर्स में और डिबेंचर्स में। अब जब इतना शेयर्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो नो डाउट इनको डिविडेंड और इंटरेस्ट भी बहुत मिलेगा। अब जब डिविडेंड और इंटरेस्ट इतना मिल रहा है तो टैक्स में तो आप पर ज़्यादा ही लगेगा ना, उससे कैसे बचोगे? लेकिन ये दिनाशा जी कहते हैं मैं बचूंगा। टैक्स इवेजन के बारे में लगे सोच रहे, कहते कैसे टैक्स से बचा जाए। तो इन्होंने पता है टैक्स से बचने के लिए क्या करा, 4 प्राइवेट कंपनीज बना डाली। और असल में सच्चाई क्या थी कि उस 4 कंपनीज में कोई बिजनेस एक्टिविटीज नहीं हो रही थी। क्लियर? ये 4 प्राइवेट कंपनीज इन्होंने बनाई, 1 2 3 4। अब ये सोचने लगे, अब सिर्फ एज्यूम करने के लिए, असली का ये कुछ नहीं, एज्यूम करना है कि इनकी दिनाशा जी की ना 25 लाख इनकम है। सिर्फ एज्यूम करने के लिए ये कि 25 लाख इनकम है। मान के चलो कि 5 लाख टैक्स जो है वो एग्जम्प्ट है। अब इन्होंने सोचा कि 25 लाख मेरी इनकम है, 5 लाख तो एग्जम्प्ट ही है, माफ ही है, बचे 20 लाख। मतलब कहते 20 लाख इनकम में मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या करा, जो वो 4 कंपनीज बनाई थी ना उसमें अपने इन्वेस्टमेंट को कुछ इस तरह से डिवाइड कर दिया कि ये टैक्स से बच जाए, वो टैक्स फ्री हो जाए। मैंने क्या बोला कि हमने ये अज्यूम करना है कि 5 लाख पे टैक्स मतलब माफ है, ठीक है, 5 लाख तक, तो 5 लाख तक माफ है, 25 लाख में से रह गए 20 लाख।
तो 20 लाख को इन्होंने क्या करा, चारों कंपनीज में 5-5 लाख इन्वेस्ट कर दिया। 5 लाख तक तो माफी था, तो ये टैक्स फ्री हो गए, टैक्स से बच गए। दीना शाह जी खुश, क्या दिमाग चलाया। कहते हैं मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को इस तरह से डिवाइड कर दिया 4 कंपनीज में कि टैक्स ही ना देना पड़े। चलो जी, खुश हो गए। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, दीना शाह जी ने, कहते यार मैं टैक्स से तो बच गया, लेकिन इस इनकम को मैं अब यूज कैसे करूं। अब दीना शाह जी ने फिर दिमाग चलाया। इन्होंने क्या करा, ये शो कर दिया कि इन चारों कंपनीज से मैंने लोन लिया है। अब उस इनकम को ये शो करके यूज कर रहे हैं कि मैंने इन कंपनीज से लोन लिया है। और बाद में पता चला कि उस लोन की कभी रीपेमेंट ही नहीं करी गई। तो पूछ रहे जज साहब अब कि इन कंपनीज को कभी रीपेमेंट क्यों नहीं करी गई, लोन की रीपेमेंट क्यों नहीं करी गई। वो तो फिर जज ने कहा कि ये कंपनीज जो है, आपने ये जो कंपनीज है टैक्स से बचने के लिए बनाई है, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये दीना शाह जी कहते हैं नहीं जज साहब, सेपरेट लीगल एंटिटी के हिसाब से कंपनी अलग है, मैं अलग हूँ। आप इसलिए कंपनी से टैक्स लीजिए, टैक्स की रिकवरी कंपनी से करिए, मुझसे मत करिए। जज साहब कहते हैं अच्छा, बहुत अकड़ता है सेपरेट लीगल एंटिटी के नाम पर, ले चल। मैं क्या करता हूँ, कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करता हूँ। तो यहाँ पर जज ने फिर कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करते हुए इस दीना शाह जी को बोला कि अब क्या है, क्योंकि पर्दा उठ चुका है, तो आप और कंपनी एक ही बात हो गए। और वैसे भी आपने ये कंपनी से टैक्स से बचने के लिए ही बनाई थी, इलीगल काम था ये, क्योंकि ये जो कंपनी थी एक्चुअल में कोई बिजनेस एक्टिविटी करती ही नहीं थी। तो इसीलिए जज ने फिर यहाँ पर कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करते हुए इसको बोला कि अब सारे टैक्स की रिकवरी दीना शाह जी आपको ही करनी पड़ेगी। सो आई होप आज के आपको ये 5 केस लो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आपको इंटरेस्टिंग वे में, इजी वे में समझाऊं, तो आई होप आपको समझ में आ भी गए होंगे। रिमेनिंग वीडियो में अपकमिंग वीडियो में हम लोग रिमेनिंग केस लो करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, थैंक यू।